एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शिमचोंग जाने की बात कर रही होती है, लेकिन जुन उसे जाने से मना कर देता है और उसे अपने साथ घर आने को कहता है। शिमचोंग कहती है, क्या मैं सच में नहीं जाऊं? जुन कहता है कि हाँ। फिर अचानक से जुन वहीं पर बेहोश हो जाता है। शिमचोंग उसके लिए बहुत परेशान हो रही होती है। फिर जुन को एक ख्वाब आता है जिसमें वो राजा, जिन दोनों की शक्ल सेम होती है, आमने सामने होते हैं। राजा जुन से कहता है कि इस ख्वाब में से उठने के बाद याद रखना कि सब कुछ फिर से दोहराया जाएगा। मेरी दुनिया की तकदीर तुम्हारी दुनिया में भी दोहराई जाएगी, इसीलिए उस लड़की को तुम्हें बुरे इंसान से बचाना होगा। फिर जुन को होश आ जाता है और वो सबसे पहले शिमचोंग का चेहरा देखता है। वो बहुत घबराई हुई होती है और जुन को हक कर लेती है। अब वो दोनों घर जा रहे होते हैं। जब जुन उसे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जा रही थी, क्या उसी आदमी के पास? शिमचोंग कहती है कि उसका दोस्त हमेशा के लिए बहुत दूर जा चुका है। फिर वो दोनों जब घर आते हैं तो उसका दोस्त जुन से कहता है कि मैंने कहा था ना तुम्हें वहाँ मत जाना, अगर कुछ हो जाता तो। कुछ हुआ तो नहीं ना? फिर उसका दोस्त पूछता है कि आखिर वो कौन था। जुन कहता है कि पता नहीं। और तभी टीवी में देयंग का फोटो आता है। जुन देखकर कहता है कि ये वही आदमी था जिसने मेरे पे अटैक करा था। अब शिमचोंग भी कहती है कि मैंने भी इस आदमी को बहुत बार देखा है। फिर जुन शिमचोंग पर चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी, और अपने रूम में चला जाता है। अब जुन का दोस्त उसके पास जाता है। जुन अभी भी इस बात से परेशान था कि आखिर देयंग शिमचोंग का पीछा क्यों कर रहा है। फिर वो उसे ये भी बताता है कि उसे कैसे ख्वाब आ रहे हैं और वो पिछले जन्म में किम राजा था। उसका दोस्त कहता है कि कभी कभी इंसान के साथ ऐसा होता है जब वो किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचता है। तो जुन भी कहता है कि शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा। उधर जिंजू अपने पति से पूछती है कि आखिर उस चेयरमैन का क्या हुआ, कुछ रिस्पॉन्स आया? उसका पति कहता है कि शायद वो बिजी है। फिर जिंजू कहती है कि मैंने उसके लिए कितनी टिफिन बनाकर भेजे हैं। फिर वो ये भी कहती है कि हमें अपने पैसों को कहीं जल्द से जल्द इन्वेस्ट करना होगा, इसीलिए चेयरमैन को जल्दी से पटाओ। आगे देयंग डिलीवरी बॉय बनकर जुन के सौतेली माँ के घर जाता है। वो उसे कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए, किसी को पता चल जाएगा। देयंग कहता है कि मेरे पास पैसे खत्म हो चुके हैं। फिर वो उसे पैसे देती है, जिसके बाद देयंग कहता है कि जुन बहुत चालाक है, उसे पकड़ना आसान नहीं। फिर जुन की सौतेली माँ कहती है कि चेयरमैन यानी उसका पति सारी जमीन और पैसे जुन के नाम कर देगा, इससे पहले तुम्हें मेरा काम करना होगा। तभी वहाँ पर उसका बेटा जुन का सौतेला भाई आ जाता है। वो अपनी माँ को बताता है कि आज उसकी जुन से मुलाकात हुई और ये बात सिर्फ मैंने आपको बताई है। उसकी माँ कहती है कि मुझे जुन के बारे में कुछ भी जानने की कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर वो फिर से आ गया तो पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा, हमारा सब कुछ छिन जाएगा। फिर उसका बेटा कहता है कि मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। तभी उसकी माँ कहती है कि ये मेरी जिम्मेदारी है। अब जुन के पास उसके सौतेले भाई का कॉल आता है। दरअसल वो सेक्रेटरी की कॉल हिस्ट्री चेक कर रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि लास्ट टाइम सेक्रेटरी ने जुन से ही बात करी होती है। वो जुन को बताता है कि सेक्रेटरी का एक्सीडेंट हो चुका है। जुन उनसे मिलने जा रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि शिमचोंग घर पर नहीं है। वो अपने दोस्तों से पूछता है कि आखिर वो कहाँ गई। तब उसे पता चलता है कि शिमचोंग बाहर है। वो अपने दोस्तों पर चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि वो पागल आदमी बाहर घूम रहा है, तुमने उसे घर से जाने क्यों दिया। अब जुन अपने फोन में शिमचोंग की लोकेशन देखता है और वहां जाने के लिए निकल जाता है। शिमचोंग अपनी उसी भिखारी दोस्त के पास आई होती है। वो उसे अपने और जुन के बारे में सब कुछ बता देती है और कहती है कि अब वो भी मुझसे प्यार करने का इरादा बना चुका है। फिर उसकी वो भिखारी दोस्त उसे लव टिप्स बताने लगती है, उसे जुन के साथ कैसे रहना चाहिए। तभी वहाँ जुन आ जाता है। शिमचोंग जुन को अपने दोस्त से मिलवाती है। जुन कहता है कि तुम यहाँ रोज इस भिखारी से मिलने आती थी। उसकी ये बात वो भिखारी सुन लेती है और कहती है कि मैं कोई भिखारी नहीं हूँ और मुझे तुम जैसे लोगों से भीख नहीं चाहिए। आगे जुन के पिता हॉस्पिटल में अपनी आंखें चेक करवाने आए होते हैं और उसी हॉस्पिटल में जुन भी अपने अंकल को देखने आया होता है। शिमचोंग बाहर बैठी होती है। तभी जुन का सौतेला भाई वहाँ पर आता है। शिमचोंग उसे कहती है कि क्या तुम जुन के भाई हो, लेकिन तुम उससे बहुत अलग लगते हो। वो कहता है कि पहली बार किसी ने मुझे जुन का भाई बोला। फिर वो उसे पूछता है कि क्या तुम और जुन शादी करने वाले हो। इस पर शिमचोंग कहती है अभी हमारे कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं। फिर वहाँ पर जुन के डैड आ जाते हैं। शिमचोंग उन्हें देखकर कहती है कि क्या ये भी जुन के फैमिली से हैं। उनके डैड पूछते हैं कि क्या तुम जुन को जानती हो। तभी वहाँ जुन आ जाता है और अपने डैड को देख लेता है। फिर वो दोनों अकेले में जाकर बात करते हैं। जुन को अपने बचपन के दिन याद आ रहे होते हैं। तभी उसके डैड उसकी चोट का निशान देखकर कहते हैं कि आखिर ये चोट कैसे लगी। जुन कहता है कि आपको मेरी फिक्र हो रही है।
उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें घर छोड़ने के लिए किसने कहा था। इस पर जुन कहता है कि मैंने घर नहीं छोड़ा बल्कि मैंने आपको छोड़ा था। फिर वो अपने डैड से कहता है कि जब हमें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी आपने मुझे और मेरी माँ को छोड़ दिया था और किसी और से शादी कर ली। उसके डैड कहते हैं कि एक दिन तुम ज़रूर समझोगे, जैसा चाहते हैं वैसा हो नहीं पाता। अब उसके डैड जुन से कहते हैं कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, इसीलिए मुझे अब जायदाद के बारे में देखना है, इसीलिए तुम अब घर चलो। जुन कहता है कि मुझे आपसे आपका कुछ भी नहीं चाहिए और आपको देखना भी नहीं चाहता, और जुन वहाँ से उठकर चला जाता है। अब उसके डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी आंखों में दिक्कत होने लगती है। अब इसके बाद जुन और शिमच्योंग हॉस्पिटल से घर जाते हैं। फिर जुन शिमच्योंग से कहता है कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, और मैं पहले बहुत सुकून में था जब तुम यहाँ पर नहीं थी। शिमच्योंग कुछ भी जवाब नहीं देती। अब जुन रूम में आकर सो जाता है। तब उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे फीवर भी हो जाता है। जुन जब अपनी आंखें खोलता है तो उसे शिमच्योंग दिखाई देती है जो उसका ध्यान रख रही थी। उसने जुन के सर पर गीली पट्टी रखी थी। तो वो जुन से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? ऐसा करना मैंने टीवी पर देखा था। फिर शिमच्योंग उसे कहती है कि मैं कभी हार नहीं मानूंगी और हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी। जुन कहता है कि मैं अपने डैड से जो कहना चाहता था वो नहीं कह पाया और रोने लग जाता है। वो उसे बताता है कि उसने बहुत टाइम तक उसके डैड का वेट करा था लेकिन वो उसके पास नहीं आए। वो बहुत अकेला पड़ गया था और अपने पैसों से ही कॉलेज जाया करता था। ये सब सुनकर शिमच्योंग उसे हक कर लेती है। फिर जुन उसे कहता है कि मेरे ये रोने वाली बात मेरे दोस्तों को मत बताना। शिमच्योंग कहती है कि वैसे भी मैं भूल जाती हूँ, फिक्र मत करो, और तुम मुझसे वो सब कुछ कह सकते हो जो तुम किसी और से नहीं कह सकते। तुम्हारी हर बात सुनकर मैं भूल जाऊंगी। जुन उससे पूछता है कि क्या तुम सच में भूल जाओगी? शिमच्योंग कहती है कि हाँ। फिर जुन उसे किस कर देता है और कहता है कि ये भी भूल जाना। नेक्स्ट मॉर्निंग जुन शिमच्योंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर ला रहा होता है। फिर शिमच्योंग भी मेकअप करके बाहर आती है। वो काफ़ी सुंदर लग रही थी। जुन तो उसे देखता ही रह जाता है। उसके दोस्त भी उसकी तारीफ करते हैं। तभी ताय शिमच्योंग का पिक लेता है। जुन उसके हाथ से फ़ोन ले लेता है और कहता है कि ऐसे किसी से भी बिना पूछे पिक नहीं लेते। फिर जुन शिमच्योंग की पिक अपने फ़ोन में सेंड कर देता है और ताय के फ़ोन से डिलीट कर देता है। जब जुन अपने फ़ोन में शिमच्योंग का पिक देखता है तो उसे शिमच्योंग बहुत सुंदर लग रही होती है और उसके पिक को देखकर ब्लश करने लगता है। फिर वहाँ चाशा आ जाती है। वो जुन को अकेले में ले जाकर किम के घर की तस्वीरें दिखाती है जो कि उसे रिसर्च में मिली होती है। उधर जुन की सौतेली माँ अपने पति को सोने से पहले दवाई देती है लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता इसी दवाई की वजह से उनकी आंखों की रोशनी खराब हो रही है। फिर वो अपने पति से कहती है कि उनके ड्राइवर का तो अब एक्सीडेंट हो चुका है, क्यों ना अब दूसरा ड्राइवर रख लिया जाए। लेकिन उसका पति मना कर देता है और कहता है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा और हमें तब तक इंतजार करना होगा। आगे जिंजू अपने पेट को लेकर जिस हॉस्पिटल में आती है, नामदू भी वहीं अपने पेट को लेकर आया होता है। वो जिंजू को बताता है कि मैं अपने डॉग पर इतना खर्च करता हूँ। इससे जिंजू उससे इम्प्रेस हो जाती है। फिर नामदू घर आकर जुन को बताता है कि जिंजू को फंसाने का आधा काम हो चुका है। फिर जिंजू एक किटी पार्टी में जाती है। वहाँ नामदू अपना एक आदमी भेज देता है। वहाँ वो र्यूमर्स फैलाता है कि किम जे का आदमी आया है जो बहुत ही ज्यादा रिच है, जिसने दुबई में काफी सारी बिल्डिंग्स ओन कर रखी है, जिसका खुद का एक गोल्फ सेंटर भी है और वो दुबई के अरबपतियों के साथ गोल्फ खेलता है। लेकिन वो अपनी मंगेतर की वजह से यहाँ पर आया हुआ है जो कि सियोल की है और वो उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाता। इसीलिए जो भी मॉल का सामान है वो सब कुछ उसके लिए खरीद रहा है। अब जिंजू ये सब सुनकर बहुत इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि आखिर इतना रिच आदमी कौन है। अब नामदू जुन से कहता है कि इस प्लान के लिए हम मंगेतर किसको बनाएंगे। तभी ताय लड़कियों की ड्रेस पहनकर आता है लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और कहता है कि मुझसे ये लड़की वाला रोल नहीं होगा। फिर नामदू शिमच्योंग को सजेस्ट करता है लेकिन जुन मना कर देता है। तभी अचानक से वहाँ पर शिमच्योंग आ जाती है और कहती है कि कहाँ जाना है हमें। नामदू से कहती है कि हमें एक ड्रामा प्ले करना है जिसमें जुन बहुत अमीर आदमी होगा और तुम्हें उसकी मंगेतर बनना होगा। शिमच्योंग भी रेडी हो जाती है। तब जुन उसे बताता है कि तुम्हें 3 चीजों का ध्यान रखना होगा। पहला, कुछ बोलना नहीं है, दूसरा, हंसना नहीं है और तीसरा, कुछ खाना नहीं है। शिमच्योंग कहती है कि मुश्किल है लेकिन मैं कर लूंगी। अब जुन और शिमच्योंग मंगेतर बनकर मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं। वहाँ पर जिंजू भी होती है। जब वो जुन और शिमच्योंग को देखती है तो सोचती है कि इस लड़की को मैंने कहीं देख रखा है। तभी उसे याद आता है कि ये वही लड़की है जो उसे शॉप पर मिली थी। जिंजू को पता चलता है कि वो दोनों दुबई से आए हैं। फिर उसे वहाँ नामदो भी दिखाई देता है। वो जिंजू को बताता है कि मैं इनके साथ आया हूँ एक इन्वेस्टमेंट कंपनी की वजह से। अब जिंजू उससे एक फेवर मांगती है कि किम जे
और उसकी मंगेतर को उनके घर पर खाना खाने के लिए आए। नामदू भी कहता है कि किम जे को घर का खाना बहुत अच्छा लगता है। तभी जिंजू कहती है कि हमारे घर पर बहुत अच्छी शेफ है। अब जिंजू अपने घर आकर अपने पति को बताती है कि बहुत अमीर लोग हमारे घर खाना खाने आ रहे हैं, हमारी तो लॉटरी लगने वाली है। चाशिया को ये सब कुछ फ्रॉड लगता है। वो जिंजू से कहती भी है, लेकिन जिंजू नहीं मानती और कहती है कि जब वो लोग डिनर करने आए तो तुम भी उनके साथ रहना। अब चाशिया जुन को कॉल करके म्यूजियम बुलाती है। दरअसल उसे राजा किम का कुछ सामान मिला था जो बहुत साल पहले जमीन में दफना दिया गया था। अब जुन चाशिया से कहता है कि मैं ये अकेले में देखना चाहता हूँ। अब जुन जैसे ही म्यूजियम के अंदर जाता है तो उसे राजा का बहुत सारा सामान दिखता है और एक तस्वीर भी। लेकिन जब वो उस तस्वीर को देखने लगता है तो लाइट्स चली जाती है। अब जुन लाइटर की हेल्प से वो तस्वीर देखता है जो कि राजा किम की होती है। वो उसे देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसे ख्वाब में भी यही शक्ल दिखती थी। अब जुन जब उस तस्वीर को देख रहा होता है तो वहाँ पर एक मैसेज लिखा होता है कि अगर तुम ख्वाब से जागो तो याद रखना, सब कुछ दोहराया जाएगा और तुम उस लड़की की हिफाजत करना। फिर जुन उस तस्वीर को देखकर कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ मेरा दुश्मन कौन है, क्या सच में ये मैं ही हूँ। तभी चाशिया जुन को बाहर से आवाज लगाती है। जुन बाहर आकर घर चलने को कहता है, लेकिन चाशिया वो तस्वीर देखने अंदर चली जाती है। अब चाशिया उस तस्वीर को देखकर कहती है कि इसकी शक्ल तो जुन बिल्कुल तुम्हारी तरह है। जुन कहता है कि हर खूबसूरत आदमी मेरे जैसा ही होता है। तब चाशिया कहती है कि क्या पता ये कोई तुम्हारे खानदान में से हो, तुम्हारी मॉम के साइड से, और तुम्हारा इसके साथ कोई खून का रिश्ता भी हो, इसीलिए तुम इस रिसर्च में इतना इंटरेस्ट भी दिखा रहे हो। फिर जुन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उधर देयंग सो रहा होता है। तभी वो अचानक से उठ जाता है क्योंकि उसे एक बुरा ख्वाब आया था। अब शिमचियोंग घर पर कब से जुन का वेट कर रही होती है। जैसे ही जुन आता है वो उसके पास जाकर उसे पूछती है कि टाइम बताओ मुझे। जुन कहता है कि 11 बजे हैं। तब शिमचियोंग कहती है कि कर्फ्यू का टाइम 8 बजे का है और तुम इतना लेट घर क्यों आ रहे हो। ये सुनकर जुन कहता है कि ये रूल मेरे लिए नहीं है बल्कि तुम तीनों के लिए है जो मेरे घर पर मुफ्त में रह रहे हो। मैं इस घर का मालिक हूँ और अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम है तो अपना खुद का घर लो और वहाँ रहो। अब जुन सोने लगता है। तभी शिमचियोंग गुस्से से उसे देखने लगती है। जुन कहता है कि ऐसे घूर क्यों रही हो। शिमचियोंग कहती है कि मेरी मर्जी, जैसे भी देखूं, क्योंकि ये मेरी आंखें हैं और मैं इसकी मालिक हूँ और गुस्से में मेरी आंखें घूरती है। जुन कहता है कि ठीक है, जो चाहे वो करो। फिर जुन कहता है कि एक बात बताओ मुझे, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो तुमने हॉस्पिटल में मुझसे कहा था कि तुमने एक ख्वाब देखा जिसमें उसने शिमचियोंग की जान बचाई होती है। आखिर वो ख्वाब क्या था और मैंने तुम्हारी जान कैसे बचाई थी। शिमचियोंग उसे झूठ बोल देती है, मुझे इस ख्वाब के बारे में कुछ भी याद नहीं। जुन कहता है कि तुम्हें तो तुम्हारा नाम भी याद नहीं है, फिर वो ख्वाब कैसे याद रहेगा। फिर शिमचियोंग ऊपर रूम में जाकर खुद से कहती है कि क्या झूठ बोलना ऐसा होता है, दिल जोर से धड़कने लगता है। काफी आसान था ये, और अच्छा हुआ कि जुन को मेरी दिल की धड़कने की आवाज नहीं आई। अब जुन सो रहा होता है। तभी उसे फिर से वो ख्वाब आता है जिसमें जलपरी को बांध कर रखा होता है और उसके पास बहुत सारी मोतियां परी होती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। फिर वो किचन में जाता है जहाँ नामदू ड्रिंक कर रहा होता है। फिर वो जुन से पूछता है, क्या तुमने फिर से राजा किम को देखा और क्या तुम जानते हो सबसे अजीब बात क्या है। शिमचियोंग वो बहुत अजीब है, उसे देखकर लगता है कि वो किसी और देश से आई है। नामदू से ये भी बताता है कि मैं डॉक्टर के पास उसका एक्सरे लेकर गया था। जिस हड्डी को जुड़ने में 6 हफ्ते लगते हैं उसकी वो हड्डी 1 हफ्ते में ही ठीक हो गई। और फिर उसे वो मोती भी दिखाता है जो शिमचियोंग के पास ढेर सारे हैं और वो उसे बेचकर तुम्हें पैसे देना चाहती है। जुन जब वो मोती देखता है तो उसे उसका ख्वाब याद आ जाता है। अब वो उसे कहता है कि तुम शिमचियोंग से स्पेन में मिले थे, लेकिन तुम्हें ये बात याद क्यों नहीं है और तुमने उसे यहाँ इसीलिए रखा था ताकि तुम उसका सच जान सको। फिर जुन कहता है कि आखिर तुम उसका सच क्यों जानना चाहते हो। तब नामदू कहता है क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान ना बन जाओ। शिमचियोंग के आने के बाद तुम अच्छे इंसान बनते जा रहे हो और मुझे डर है कि कहीं तुम हमें छोड़ ना दो। फिर जुन कहता है कि शिमचियोंग के बारे में सच तो मुझे भी जानना है। उधर पुलिस वाले देयंग के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि उसने बहुत से मर्डर अपने एंगर इश्यूज की वजह से किए हैं और 1 साल के बीच में उसने मॉल में बहुत सी चोरियां भी की है, यानी उसके साथ एक लेडी भी हुआ करती थी। अब जुन के पिता, उसकी वाइफ और बेटा एक साथ खाना खा रहे होते हैं। उसके पिता की नजरें धुंधली हो चुकी थी, इसलिए वो ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे थे। तभी उसकी वाइफ उन्हें दवाई देती है और कहती है कि खाने के बाद ले लेना और आज आप ऑफिस भी मत जाना। तभी उसके बेटे को अपनी माँ पर शक हो जाता है। आगे शिमचियोंग एक टॉय मशीन में
एक पिंक ऑक्टोपस निकाल रही होती है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे वो नहीं निकलता। तभी उसकी फ्रेंड वो छोटी बच्ची वहाँ पर आ जाती है। वो कहती है कि आज मेरा स्कूल नहीं था और मैंने सोचा तुम यहीं आसपास रहती हो, इसीलिए मैं इस जगह पर आ गई। फिर वो उसे पूछती है कि आखिर तुम्हें वो पिंक ऑक्टोपस ही क्यों चाहिए। शिमचोंग कहती है कि मैंने इतना धीरे बोला फिर भी तुमने ये कैसे सुन लिया। उधर घर में जुन शिमचोंग को ढूंढ रहा होता है। वो ऊपर उसके रूम में भी जाता है, जहाँ उसे वो इकट्ठे करे हुए उसकी मोतियाँ मिलती हैं। जुन सोचता है कि आखिर ये मोती वो कहाँ से लेकर आती है और इसे बेचकर वो मुझे पैसे क्यों देना चाहती है। मैंने तो उससे पैसे मांगे भी नहीं। अब नीचे आकर जुन शिमचोंग को ढूंढ रहा होता है। तभी शिमचोंग उस छोटी बच्ची के साथ घर आ जाती है। जुन उसे कहता है कि मैंने कितनी बार तुमसे कहा है अपना फोन चार्ज रखा करो, तुम तो कभी खाना खाना नहीं भूलती, इसे भी खिला दिया करो। तभी वो छोटी बच्ची कहती है कि फोन को भूख नहीं लगती, इसे चार्ज करा जाता है। जुन पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। शिमचोंग कहती है कि ये मेरी दोस्त है। फिर जुन कहता है कि कैसे कैसे तुमने दोस्त रखे हैं, पहले वो भिखारी अब ये बच्ची। ये सुनकर वो छोटी बच्ची कहती है कि क्या तुम बेरोजगार हो। अभी इस वक्त सब जने अपने काम पर जाते हैं और तुम घर पर मजे से टीवी देख रहे हो और गेम खेल रहे हो, इसका मतलब यही है कि तुम बेरोजगार हो। तभी शिमचोंग पूछती है कि क्या ये सच है। जुन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं फ्रीलांसर हूँ और घर से काम करता हूँ। अब जुन को पता चलता है कि वो छोटी बच्ची स्कूल बंक करके यहाँ आई है। वो कहती है कि मेरा स्कूल जाने का दिल नहीं करता, क्योंकि जब भी मैं स्कूल जाती हूँ तो मेरे अंदर सुपर पावर्स आ जाती है और मैं इनविजिबल हो जाती हूँ। कोई भी मुझे नहीं देखता और ना ही मुझसे कोई बात करता, क्योंकि मैं सबसे अलग हूँ। ये सुनकर शिमचोंग कहती है मैं भी सबसे अलग हूँ और जुन को पता चला तो वो मुझसे नफरत करने लग जाएगा और मुझे छोड़कर चला जाएगा। फिर वो छोटी बच्ची उसके मन की बात सुन लेती है और कहती है कि तुम कैसे अलग हो सकती हो, और अगर हो भी तो जुन तुमसे नफरत क्यों करेगा, तुम्हें छोड़कर क्यों जाएगा। अब ये बात सिर्फ छोटी बच्ची ने ही सुनी थी, जुन और उसके दोस्तों ने नहीं। फिर जुन अपने दोस्तों से पूछता है कि क्या सच में शिमचोंग ने कुछ कहा था। उसके दोस्त मना कर देते हैं। अब शिमचोंग उस छोटी बच्ची को अपने रूम में लेकर जाती है और कहती है कि क्या सच में तुम मेरे मन की बात सुन सकती हो, और फिर से अपने मन में कुछ कहती है जिससे वो छोटी बच्ची सुनकर बता देती है। अब शिमचोंग उसे कहती है कि तुम मुझसे वादा करो, मेरे मन की बात तुम किसी को भी नहीं बताओगी, और वो बच्ची भी उसे वादा कर देती है। आगे जुन को हॉस्पिटल से कॉल आता है। उसके अंकल को होश आ चुका था, इसीलिए वो उनसे मिलने हॉस्पिटल जाता है। उसकी पत्नी जुन को बताती है कि अभी ये कुछ बोल नहीं पाते और इन्हें तुम्हें कुछ बताना है, इसीलिए इनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। अब अंकल की पत्नी जुन से पूछती है क्या तुमने अपनी माँ के बारे में कुछ पता करा। जुन कहता है कि नहीं। फिर वो उसे बताती है कि अक्सर तुम्हारी माँ मुझे कॉल किया करती थी और उन्होंने इस बात को किसी से भी बताने के लिए मना करा था। फिर जुन पूछता है कि क्या आप बता सकती हैं कि मेरी माँ कहाँ है। वो कहती है कि ये तो मुझे नहीं पता, बहुत साल पहले मेरी उनसे बात हुई थी और वो अक्सर तुम्हारे बारे में पूछा करती थी। तुम जब घर छोड़कर चले गए थे तो मैंने उनसे झूठ कह दिया कि वो अब्रॉड पढ़ने के लिए चला गया, और इसके बाद से हमारी कभी बात नहीं हुई। आगे घर जाकर जुन ड्रिंक कर रहा होता है। तभी शिमचोंग भी उसके पास आ जाती है और वो दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक करते हैं। अब शिमचोंग बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और उसे बिल्कुल भी होश नहीं रहता, और फिर जुन को अपनी सच्चाई बताने वाली होती है, लेकिन तभी एकदम से उसका नशा उतर जाता है। वो जुन से कहती है कि क्या मैं पहले नशे में थी। जुन भी सोचने लग जाता है कि आखिर इतना जल्दी इसका नशा कैसे उतर गया। फिर से वो दोनों ड्रिंक करने लग जाते हैं और जुन को नशा चढ़ जाता है और वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लग जाता है। वो अपने फ़ोन में शिमचोंग को कॉल करता है और कहता है कि ये कभी भी अपना फ़ोन चार्ज नहीं करती और मेरा कॉल नहीं उठाती, और ज़ोर ज़ोर से शिमचोंग शिमचोंग कहकर चिल्लाने लग जाता है। फिर जुन शिमचोंग के पास आकर उसे हक कर लेता है और कहता है कि कहीं मत जाना, चाहे तुम कितनी भी अलग हो, हमेशा मेरे पास ही रहना। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से जुन की तबीयत ख़राब हो गई थी और वो बार बार वॉमिटिंग कर रहा था। शिमचोंग नामदू से पूछती है ड्रिंक करने के बाद आदमी सच कहता है या फिर झूठ। नामदू कहता है कि अगर जुन की बात करी जाए तो वो झूठ बोलता है। ये सुनकर शिमचोंग उदास हो जाती है। नामदू से पूछता है कि आखिर जुन ने ऐसा क्या कह दिया तुमसे, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। अब ताय नामदू को बताता है आज जिंजू के पेट का हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट है। तभी नामदू भी अपने पेट को लेकर उसी टाइम पर वहाँ चला जाता है। अब नामदू और जिंजू की मुलाकात होती है। जिंजू उससे पूछती है क्या आपने उन दुबई वालों के साथ मेरे डिनर की बात करी। नामदू कहता है कि अभी वो बहुत बिजी चल रहे हैं, लेकिन मैं ट्राई करूँगा। जिंजू कहती है कि ठीक है, मैं आपके कॉल का वेट करूँगी। फिर घर आने के बाद जिंजू उसके कॉल का वेट कर रही होती है। तभी चाशा उसे फिर से कहती है कि मुझे तो ये चालबाज लग रहा है।
अब वहाँ पर जुन की माँ यानी उनके घर की मेड आती है। चाशा से कहती है आप अपने कपड़े अलग रखा करो, इससे मेरा काम और बढ़ जाता है। चाशा कहती है कि आप जानती हैं ना इस घर का मालिक कौन है और क्या आप मेरी सासू माँ हैं। तभी मेड ये कहकर चली जाती है कि मैं आपको कभी भी अपनी बहू नहीं बनाना चाहूंगी। अब चाशा जिंजू को उसे घर से निकालने के लिए कहती है, लेकिन जिंजू मना कर देती है और कहती है कि अगर इसे निकाल दिया तो खाना कौन बनाएगा। अब नामदू जिंजू को कॉल करके बताता है कि किम और उसकी मंगेतर आज दोपहर में उनके यहाँ लंच करने आ रहे हैं। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और तैयारी करने लग जाती है। वो अपने पति को भी समझा देती है कि हम डायरेक्ट उनसे पैसा इन्वेस्ट करने की बात नहीं करेंगे। उस टाइम चाशा घर पर नहीं होती और अपने काम से लैब में चली जाती है। अब जुन, शिमचोंग और नामदू भी रेडी होकर जिंजू के घर आ जाते हैं। वो उनका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। फिर जुन जिंजू के पति को अपना विजिटिंग कार्ड भी देता है। उसके पति को भी उन पर शक था, इसलिए वो उस विजिटिंग कार्ड के नंबर पर कॉल करके कंफर्म करता है। लेकिन ताय जो बाहर कार में बैठा होता है सब कुछ संभाल लेता है। अब वो सभी डिनर कर रहे होते हैं। जुन जैसे ही खाना खाता है उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। वो कहता है कि मेरी माँ भी बचपन में ऐसा ही खाना बनाया करती थी। अब उसकी माँ और डिश लेकर वहाँ पर आती है, लेकिन वो सिर्फ जुन की पीठ ही देख पाती है और ये कहकर चली जाती है कि ये रही आपकी डिश। जुन उनकी आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ता है, लेकिन तब तक वो किचन में जा चुकी थी और वो अपनी माँ को नहीं देख पाता। अब चाशा घर आ चुकी थी। वो जैसे ही डोरबेल बजाने वाली होती है, ताय उसे देख लेता है और उसके पास जाकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो बताती है कि ये मेरा ही घर है। फिर ताय बात को घुमा देता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चाशा कहती है कि ज़रूरी है क्या, मुझे अभी घर जाना है क्योंकि गेस्ट आए हुए हैं। तभी ताय उसे आई लव यू कह देता है। अब चाशा ताय को लेकर एक कैफे में जाती है और वहाँ उसे पूछती है कि अब बताओ मुझे, तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ। चलो ठीक है, प्यार तो किसी से भी किसी को भी हो सकता है, लेकिन तुम तो जानते हो ना मैं जुन से प्यार करती हूँ। ताय अपनी गर्दन नीचे करके नामदू को मैसेज करता है कि जल्दी वहाँ से निकलो, वो चाशा का घर है। अब नामदू वो मैसेज पढ़कर जुन को बताता है और तुरंत वो जिंजू के घर से निकल जाते हैं। जिंजू उनसे कहती है कि इतना जल्दी क्यों जा रहे हो, अभी तो हमें और बात करनी है, क्या हमसे कोई गलती हो गई। जुन कहता है कि नहीं नहीं, हमें एक ज़रूरी काम आ गया है। उनके वहाँ से निकलते ही चाशा भी घर आ जाती है। अब घर आकर जुन और नामदू बात कर रहे होते कि तुम्हें अच्छे से फैमिली बैकग्राउंड चेक करना चाहिए था, नहीं तो अभी हम बुरे फंस जाते। उनकी ये बात शिमचोंग सुन रही होती है। वो उनसे पूछती है कि कौन फंसने वाला था। वो अपने मन में कहती है कि जुन, तुम एक बुरे इंसान हो ना, जो दूसरों के पैसे लूटते हो। जुन को उसकी मन की बात सुनाई दे रही थी। वो कहता है कि मैं धोखेबाजी से पैसे कमाता हूँ और यही मेरा राज है। अब वो उसे पूछता है कि तुम्हारा क्या राज है। शिमचोंग फिर से अपने मन में कहती है कि मेरा एक राज है, मैं इंसानों से अलग हूँ, मैं एक जलपरी हूँ और ये सच मैंने तुमसे छुपा रखा है, क्योंकि अगर तुम्हें पता चल जाएगा तो तुम मुझे छोड़ दोगे। अब ये सुनकर जुन को बहुत बड़ा झटका लगता है और शिमचोंग वहाँ से चली जाती है। अब जुन नामदू से पूछता है, क्या तुमने सुना अभी जो शिमचोंग ने कहा था। नामदू कहता है कि नहीं तो, उसने कुछ भी नहीं कहा, तुम दोनों कब से एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। फिर जुन अपने फ़ोन में उस स्पॉट की तस्वीर को देख रहा होता है जिसमें एक इंसान जलपरी को किस कर रहा था। तभी उसे वो ड्राइंग देखकर अपना पास्ट याद आ जाता है। वो राजा किम था। वो अपनी पिछली बातें सोच सोचकर पागल हो रहा था। फिर उसे ये भी याद आ जाता है कि वो जलपरी से स्पेन में मिला था और जब उसे उसके सच के बारे में पता चल गया तो उसने उसकी याददाश्त मिटा दी थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।